नमस्कार, जय जोहर संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं लेकर के कंप्यूटर का अगला क्लास दोस्तों, जिसमें आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है, मगर आप लोगों ने आज तक कंप्यूटर की जनरेशंस में केवल 5 पीढ़ियां ही पढ़ा होगा और उसमें क्या क्या चीजें होती है उतनी ही पढ़ा होगा। मगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाली पीढ़ियों में उससे आगे की भी चीजें पढ़ने वाली कि जनरेशंस को जब और अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, पीढ़ियों के अनुसार बांटे तो उसमें वही टेक्नोलॉजी को पढ़े, उसके साइज के अनुसार बांटेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे इस तरीके से, उसके उद्देश्य के आधार बांटेंगे तो अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजीज के आधार पर बांटेंगे तो अलग अलग। इसलिए हम आज पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ उसी का पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन मतलब कंप्यूटर को किस किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, तो कभी टेक्नोलॉजी के आधार पर, कभी साइज के आधार पर, इस तरीके से अलग अलग आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और उससे ही क्वेश्चन निकाल करके एग्जामिनर पूछ लेता है। और आपको पता ही नहीं था सर ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। चलिए स्वागत करता हैं आज कंप्यूटर के क्लास में। मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अर्जुना क्लासेस के इस कंप्यूटर महान क्लास में। दोस्तों महान क्लास इसलिए क्योंकि मुझे ही महान इसलिए लगता है क्योंकि आपको बहुत मदद करने वाला आपके एग्जाम में। मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे महान इसलिए बोल रहा हूँ तो खुद कॉन्फिडेंस हो कितना बोल रहा हूँ कि मुझे पता कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे लेवल के मेहनत का क्लास आप शायद ही कभी और पढ़े होंगे, या मैं बहुत सारा जब पढ़ेंगे तो खुद आपको लगेगा कितने प्रैक्टिकली तरीके से जब पूरा सेशन खत्म कर लेंगे तब आपको खुद आप कमेंट करके बताएंगे, देख लीजिए कितने प्रैक्टिकली तरीके से चीज को देख करके पूरा कंप्यूटर दिख रहा था आपको सामने, उस तरह से आप पहली बार पढ़े होंगे। क्या जब भी मैं कंप्यूटर पढ़ाया हूँ मैसेज आया है कि सर हम पीजीडीसीए किए थे, हम इंजीनियरिंग कर लिए कंप्यूटर से, मगर आज तक इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो पूरे प्रैक्टिकली तरीके से सीखने वाले हैं दोस्त। चलिए इसी तरीके से स्वागत करते हैं आज के कंप्यूटर के क्लास में। आप जो भी बच्चे होंगे भैया इनको ऑनलाइन जुड़ना होगा, अपने मित्रों दोस्तों को सलाह दीजिएगा, जुड़ना हो तो कभी भी कंप्यूटर क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाएंगे। अभी प्राइस केवल 499 है, भविष्य में इसका प्राइस जैसे 50 स्टूडेंट हो जाएंगे तो उसके दिन 51 नंबर स्टूडेंट से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 100 रुपए 200 रुपए बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जुड़ करके पढ़ते रहिए और इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को धार करते रहिए, क्योंकि व्यापम के सारे पेंडिंग एग्जाम्स आने वाले हैं 1 by 1 और सब में व्यापम की आत्मा है कंप्यूटर का टॉपिक। चलिए दोस्तों चलते हैं आज हमारे फिर से मुख्य रूप से। हाँ, तो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना सर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही अलग अलग अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखना है, तब जाके हमारा तीसरा टॉपिक खत्म होगा। उसका हम चौथे टॉपिक में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, पांचों में सब चीजें पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1 by 1 एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करके, पीपीटी मेरा लिख के समझाना, चित्र बना के समझाना, इंटरनेट से निकालना, हर तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई वर्कलोड नहीं है। आइए चलते हैं। तो और स्लोगन याद रखना है, यही पढ़ेंगे यही सीखेंगे यही रटेंगे काम खत्म। स्लोगन याद रखिएगा, क्या स्लोगन हमारा, यही पढ़ेंगे यही सीखेंगे यही रटेंगे काम खत्म। तो पढ़ना है, सीखना है और रट करके काम खत्म कर देना है, क्योंकि सीखा वो चीज, लर्निंग चीज कभी भूलता नहीं आदमी। आइए तो चलेंगे हम भी अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया है। इससे पहले के क्लासेस में दोस्तों हम लोगों ने सब पांचों पीढ़ी इसके पढ़ लिए थे। ये पांचों पीढ़ी का डिस्क्रिप्शन है कि वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी, ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी, इंटीग्रेटेड सर्किट तृतीय पीढ़ी, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी, क्वांटम कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी। ये सब चीज पढ़ने के पश्चात हम लोगों ने इसके डिस्क्रिप्शन को देखा था, पांचों पीढ़ी को हमने पढ़ लिया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे दोस्तों कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इससे जुड़े हुए हैं, जो कि इन पीढ़ियों के आधार पर ही आपसे पूछा जाता है नॉर्मली। इसको हम देखेंगे और इसके देखने के पश्चात हम चालू करेंगे कि तकनीक के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। फिर कंप्यूटर को उसके साइज के, उसके आकार के आधार पर, उसके साइज के आधार पर और कैटेगरी में बांटते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में, मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में, मेनफ्रेम की कैटेगरी में, सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में। इस तरीके से ये साइज के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 कैटेगरी, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। उसका हम देखेंगे कि दुनिया के कौन सुपर, सबसे टॉप 10 सुपर कंप्यूटर कौन कौन है, सबसे फास्टेस्ट वाले में कौन कंप्यूटर है, कौन से किस देश के हैं, सब हमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम ये भारत के कुछ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात दोस्तों हम चैट जीपीटी क्या होता है जो वर्तमान में बहुत ज्यादा चल रहा है, कैसे पूरी आने वाली दुनिया को बदलने वाला है, सब हम समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने कैटेगरी में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन उसके उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हम कैसे बांटते हैं। तो 2 कैटेगरी में, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इसको हम देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे अदर टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर को अलग अलग टाइप हम देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर एक शब्द हो गया, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। इसको एग्जैक्टली व्यापम ने पूछा था कि बताइए माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप आता है कि नहीं आता है, डेस्कटॉप आता है कि नहीं आता है ना, पामटॉप आता है कि नहीं आता है। तो हम सब चीज जानेंगे दोस्तों इसी कैटेगरी में। इसके पश्चात हम देखेंगे पीडीएफ भी उसी में आता है, वर्क स्टेशन भी आता है, सब चीज हम देख लेंगे। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए, और फिर लास्ट में उससे जुड़े कुछ संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर होगी बातें। तो संबंधित क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लास्ट में देखेंगे। और ये देखने के पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे
क्लास की ओर। पूरे क्लास का आपको बैकग्राउंड रेडी हो गया कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की ओर, आइए। तो सर कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी को पढ़ने के पश्चात, कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पांचों पीढ़ी हमने पढ़ लिया था। उसको पढ़ने के पश्चात आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ना चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के महान क्लास का, जो आपके नॉलेज में एक बूंद कतरा का तो जरूर बढ़ाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने जरूर मिलेगा। आइए दोस्तों, तो याद रखिएगा, घरों में ये सब एक एक लाइन के जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली इस तरीके से इसको पूछा गया है, विगत वर्ष के परीक्षाओं में पूछेगा महत्वपूर्ण तथ्य है ये। देखिए, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो पूछा था कि भैया बताइए, घरों में प्रयोग करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो याद रखिए, माइक्रो कंप्यूटर भी कहलाता है और डिजिटल कंप्यूटर भी कहलाता है। तो आप रियल मायने में घर में माइक्रो कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर उपयोग करते हैं। क्या? माइक्रो कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। वही माइक्रो कंप्यूटर, उसी का नाम डिजिटल कंप्यूटर भी है। माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है साइज के आधार पर, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है टेक्नोलॉजी के आधार पर। अब घर में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? माइक्रो डिजिटल कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा ये सब, ठीक। आइए दूसरा, ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर में दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। अब लास्ट में पीढ़ी पढ़े थे, याद कीजिए। T4 ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, T42। यस सर। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब था, ये भी आपको पता था। प्रथम में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है सर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे कंपनी द्वारा किया गया था। तो बोलेगा दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो क्रे कंपनी ने, क्रे कंपनी ने। ठीक है, जिसके भैया ने, इस कंपनी के मालिक का नाम भी था सेमोन क्रे, इसलिए उनके नाम के आधार पर इस कंपनी का नाम था। ठीक है, तो क्रे रिसर्च कंपनी या क्रे कंपनी ने बनाया था। डिजिटल घड़ी जो आप पहनते हैं दोस्तों, नाम आपको घर देखें, डिजिटल घड़ी जिसमें आप पहना हुआ है, स्मार्ट वॉच है, डिजिटल का और एडवांस रूप है ना। हाँ, तो डिजिटल वॉच है ये भी, ये आपका डिजिटल वॉच जिसमें नंबर्स दिखाते हैं, कांटे नहीं होते, डिजिटली आपको दिखाते हैं। जो डिजिटल घड़ी मैंने पहना हुआ है, या फिर डिजिटल जिसमें कांटे नहीं होते, उसमें लिखा है रेड कलर, देखिए रेड कलर के लाइट से लिखा होता है 32 इतना डिग्री तापमान। देखिए ना, घर में घड़ी होता है जिसमें कांटे नहीं होंगे, तो जिसमें भी लाइट्स नंबर दिखाते हो, लाइट्स वगैरह से, वो सब डिजिटल घड़ी है। क्लियर होगी बातें? हाँ, जिसमें कांटे वगैरह नहीं हो, डिजिटल घड़ी है। डिजिटल घड़ी जो कांटे वगैरह, वो एनालॉग घड़ी है। तो एनालॉग घड़ी और डिजिटल घड़ी, एनालॉग घड़ी जिसमें कांटे वगैरह है, मैकेनिकल चीजें लगी हुई है, वो है एनालॉग घड़ी। डिजिटल घड़ी में जिसमें कांटे वगैरह नहीं है, मैकेनिकल चीजें नहीं। वही उसी पे कि डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। तो पूछता है इस चीज को कि डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है, तो बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर। जैसे मेरे स्मार्ट वॉच में मैं कौन सा कंप्यूटर होगा? माइक्रो कंप्यूटर होगा, इसलिए आज मेरे कलाई पे आ चुका है। हाँ सर, तो याद रखिएगा, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर होता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का निर्माण हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया, किनके द्वारा? तो निर्माण किया गया हरमन होलेरिथ के द्वारा। याद रखिएगा कि पंच कार्ड का, पंच कार्ड याद कीजिए, प से पंच कार्ड, प से प्रथम पीढ़ी में प्रयोग होता था। याद आ गया था? तो प से पंच कार्ड, प से प्रथम पीढ़ी में प्रयोग होता था। और पंच कार्ड का निर्माण किसने किया? तो उसके मैन्युफैक्चरर थे हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ। पहले ये हुई क्लियर कि निर्माण किसने किया? हरमन होलेरिथ। निर्माण हरमन होलेरिथ। कैसे? निर्माण अर की मात्रा, हरमन अर की मात्रा, तो निर्माण हरमन होलेरिथ। और इसका प्रयोग किसने किया? तो जोसेफ मैरी ने। तो बोले भैया, अगर बोले निर्माण तो हरमन होलेरिथ और प्रयोग तो जोसेफ मैरी। तो पंच कार्ड का निर्माण किया हरमन होलेरिथ ने, प्रयोग किया जोसेफ मैरी ने। तो हरमन होलेरिथ, जोसेफ मैरी। आते हैं अगला कि आईसी जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप, अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, आईसी चिप होते हैं, वो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जो कि बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। यस सर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईबीएम का ब्लू जीन था। ब्लू जीन था, अभी नहीं है। अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। कौन है? फ्रंटियर। 1.1 मिलियन फ्लॉप्स में है भाई उसका स्पीड, है ना। तो 1.1 कितना फ्लॉप्स में है उसका, एग्जैक्ट फ्लॉप्स में हम देखेंगे उसको भी। अभी भैया फ्रंटियर है। फ्रंटियर से पहले फुगाकू जापान का था, उससे पहले तिहानही चाइना का था, तो सब पुराना हो गया। पहले तिहानही था चाइना का, उससे आगे फुगाकू जापान का हो गया, फुगाकू को पीछे करके आ गया है फ्रंटियर। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है कौन? आपका फ्रंटियर, अमेरिका का। ठीक, चलिए। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की अवधि क्या थी? तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की अवधि क्या थी? मैंने आपको याद कीजिए, बताया था मैंने कि 5 पीढ़ी में से उंगली निकालेगा। 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक। तो 70 से देखिए आ गया, 70 से चालू हो गया, 70 से 71 से 85, 71 से 80। ठीक, तो हाँ सर। तो पांचवी पीढ़ी का 40, 50, 60, 70, 80। पांचवी पीढ़ी का 80 का दशक, 80 के दशक के बाद का पांचवी पीढ़ी, 80 के दशक के बाद का।
चौथा 70 के दशक, तो 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक। ठीक, चलिए अब चलते हैं भैया आज के क्लास की ओर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट देख लिए, अब चालू करते हैं आज के मुख्य क्लास को, मेन इंपॉर्टेंट क्लास को। आइए, इसमें आज आप बहुत कुछ सीखने और जानने वाले हैं। एक बार बोलूंगा, एक बार बताऊंगा, एक बार सिखाऊंगा, ध्यान देना, उसी में काम खत्म हो जाएगा, लोड ही नहीं लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी या तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को कितने आधार पे बांटते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा भाई, टेक्नोलॉजी के आधार पर। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को बांटा जाता है, तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को बांटा जाता है 3 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। मैं पहले बता रहा हूं, इसको देखिए फिर इसको देखेंगे। हाँ सर, 3 कैटेगरी में। सर इसमें 3 कैटेगरी, पहला कैटेगरी कौन है? इसमें है पहला कैटेगरी एनालॉग कंप्यूटर। सर दूसरा कैटेगरी क्या है? सर दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर। और सर तीसरा कैटेगरी कौन? तीसरा सर आपका जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला दीजिए तो मिला हुआ चीज को बोलते हैं हाइब्रिड। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो देखिए कैसे, ट से टेक्नोलॉजी, ट से 3, ऐसे ट से 3, टेक्नोलॉजी के आधार पर 3, याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी 3। तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, दोनों मिला करके बनेगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। हाँ सर, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है सर, ये 3 आधार बांटते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। और इसको अगर बोलते हैं साइज या आकार के आधार पर, फिर मैं यही बता रहा हूँ, फिर आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ होगा। साइज या आकार के आधार पर अगर बोल दे दोस्तों, तो चलिए मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। अगर साइज या आकार के आधार पर बोले तो साइज के आधार पर रखिएगा 4 कैटेगरी में बांट रहा है। 4 कैटेगरी कौन कौन सा है? तो ध्यान देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको पहले पीछे और फिर देखते रहेंगे। साइज या आकार के आधार पर बांटता है, पहला भैया आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और पांचवा भी आपका सुपर कंप्यूटर। तो अगर बोले टेक्नोलॉजी या तकनीक के आधार पर 3 कैटेगरी में, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज के आधार पर अगर बोलते तो 4 कैटेगरी में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। पहले तो ये पता चल गया, हाँ सर ये दोनों क्लासिफिकेशन पता चल गया। अब हम इसके अंदर एक शब्द को समझेंगे कि क्या होता है एनालॉग, क्या होता है डिजिटल, क्या होता है हाइब्रिड। क्लियर हो गई बात है? तो पहले इसको समझने से पहले इसके एग्जाम्पल आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये सर आपका एनालॉग, ये भी कंप्यूटर है। हाँ बेटा, आपके जीवन में हमको लगता है कि सर जो घर में हमारे ऐसा मॉनिटर पड़ा है, पीसी पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, और आपका कीबोर्ड पड़ा है, माउस पड़ा है या लैपटॉप है हमारे गोद में, बस वही कंप्यूटर है। नहीं दोस्त, आप अपने चारों ओर कंप्यूटर से घिरे, इसका एहसास आपको अभी होने वाला है जैसे आप इसके एग्जाम्पल सुनेंगे। जब आज ये देखेंगे टेक्नोलॉजी के आधार पर जो 3 कंप्यूटर, उसमें एनालॉग को पहले देखेंगे, फिर डिजिटल को, फिर हाइब्रिड को। तो तीनों का एग्जाम्पल आप देखिए तो आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे पहली बार हमको पता चल कि ये भी कंप्यूटर है। तो हाँ देखिए मेरे दोस्त, कि क्लास तकनीक या टेक्नोलॉजी के आधार पर जब हम बांटते हैं तो कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यस सर, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल बस आप देखिए कि भैया आपके घर में जो घड़ी है ना, घड़ी में कौन सी वाली? कांटों वाली, जिसमें भाई कांटे बने होते हैं, कांटों वाली है ना, कांटों वाली घड़ी। स्पीडोमीटर जो अपनी गाड़ी की स्पीड दिखाती है। अरे भूकंप मापी, जिससे भूकंप का भैया तीव्रता नापते हैं। अरे ताप मापी, मतलब भैया आपका जो बॉडी का ताप मापी नापी, मतलब थर्मामीटर का बात कर रहा है ये। थर्मामीटर जो अपने मुंह में आप डालते हैं वो भी कंप्यूटर है। अरे वोल्ट मीटर जिसे हम वोल्टेज नापते हैं, वोल्ट मीटर भी आपका क्या है, जिसे हम वोल्टेज नापते हैं, वो भी आपका क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। तो वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, भूकंप मापी, स्पीडोमीटर जो आपकी गाड़ी की स्पीड नापते हैं, घड़ी आपके घर में जो कांटों वाली है, सब क्या है? सब के सब मेरे दोस्त हैं एनालॉग कंप्यूटर। जो थर्मामीटर आज तक अपने मुंह में आप डाल रहे हैं वो कंप्यूटर है। सर कैसे सर, कुछ भी आप बोलो, कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। आइए हम बताते हैं कैसे कंप्यूटर है। भाई कंप्यूटर का एक ही बेसिक नियम है कि सर कंप्यूटर जिस भी मशीन में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 चीजें हो, और उसमें सबसे ज्यादा अगर चौथा ना भी हो, मगर 3 चीजें मुख्य रूप से हो रही हैं, तो कंप्यूटर जिसमें इनपुट होता हो, प्रोसेस होता हो और आउटपुट आता हो। तो देखिए थर्मामीटर को डिटेल में आपको समझा देता हूँ। चलिए कैसे भी थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर है कि नहीं है देख लीजिए।
मान लीजिए मैंने एक थर्मामीटर बना दिया, ठीक है भैया। हाँ सर, ये सर आपके मुंह में, ये आपके मुंह में आप डालते हैं, दबाना लोहा है। जैसे सर आपने अपने इसको अपने मुंह में दबा लिया, ठीक। हाँ सर, तो भाई आपके मुख से इसने क्या लिया, इनपुट लिया। देखिए इनपुट लिया, और यहाँ पे जो पारा था, पारा, उसने इनपुट लिया। तो हाँ सर, आपने मुंह में इनपुट डाला, तो उस इनपुट को लेकर के अभी प्रोसेस, तो इनपुट हो गया आपके मुंह में, आपने इनपुट कर दिया। अब आपके मुंह के अंदर से टेम्परेचर लेना चालू कर रहा है, और उस टेम्परेचर से यहाँ जो पारा है उसमें भैया अब क्या होने लगेगा, उसमें होने लगेगा प्रसार। और वो पारा देखिए प्रसार होने लगेगा, प्रसार प्रसार, फैलने लगेगा, फैलने लगेगा, फैलने लगेगा। आपके मुख से जो इनपुट मिला टेम्परेचर का, उसके अनुसार उसमें फैलाव होगा, फैलते 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 फैल गया, तो ये हो गया प्रोसेस। इसका पूरा जो फैलाव है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया प्रोसेस। प्रोसेस में भाई जब यहाँ पे रुक जाएगा, पारा भी इससे आगे नहीं जा रहा, तो हम देखेंगे कितना डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, दिखा 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पारा रुक गया। तो हमको आउटपुट मिल गया भैया कि अरे ये तो आउटपुट है, 102 डिग्री बुखार है आपको, तो ओ हो। हाँ भैया, ये कुछ देर के लिए स्टोर्ड भी रहता है, छोटे समय के लिए स्टोर भी रहेगा, कि आप देख पाते हैं, आप भी देखेंगे 4-5 लोग दिखा देंगे, 102 डिग्री बुखार है, इसको धोकर जब छिड़कते हैं तब भैया नीचे आता है पारा। तो हाँ सर, कुछ समय के लिए स्टोर भी रखता है। इसलिए भैया थर्मामीटर भी क्या है आपका, कंप्यूटर है। मगर किस कैटेगरी का कंप्यूटर है, तो है एनालॉग कैटेगरी का, एनालॉग कंप्यूटर। तो एक बहुत ध्यान समझिएगा कि सर एनालॉग कंप्यूटर हम पहचानेंगे कैसे, किसको एनालॉग बोलेंगे, किसको आपका डिजिटल बोलेंगे, किसको हाइब्रिड बोलेंगे। तो समझ जाइए, जहां भी जिस भी कंप्यूटर में, एक एक कीवर्ड दूंगा, बस एक एक कीवर्ड में दूंगा, जिस भी कंप्यूटर में भौतिक चीजों को आप माप रहे हैं, फिजिकल चीजों को, फिजिकल चीजें मतलब जैसे आपका दाब यानी कि प्रेशर, ताप यानी कि ताप, जिसको आप भैया भौतिक, जिसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब भौतिक चीजें हैं। जैसे स्पीड, स्पीड महसूस होता है, एकदम पूरा गाड़ी वही पूरा हवा पड़ता है तेजी से, से स्पीड महसूस होता है। ताप महसूस होता है कि नहीं, गर्मी, यस सर। दाब और कोई दबा दे तो दाब भी महसूस होता है, ताप, दाब, वोल्टेज, जो भी चीज आपको भैया महसूस हो रहा है, जिसको आप छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो सारी राशि, जैसे दिल का धड़कन धक धक धड़क रहा है, तो हाँ, दिल का धड़कन नापने वाला भी भैया आपका क्या है, कोई मशीन है, तो वो भी आपका आ जाएगा एनालॉग। ठीक, क्लियर गई बातें। अच्छा सर, इस हो गया क्या, आपको हो गया एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल। जो भी भौतिक चीजों को नाप सकता है, मेरी लंबाई, हाँ सर मेरे को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मैं कितना लंबा हूँ, मेरी लंबाई, मेरी चौड़ाई, मेरी मोटाई, ये सब आप नाप रहे हैं, तो क्या ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है। क्लियर हो गई बातें, यस। तो सर कोई भी मशीन, इन सब से जुड़ा कोई भी ऐसा मशीन जिसमें चारों चीज हो रहा है, इनपुट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, और आउटपुट भी हो रहा है, स्टोरेज भी। स्टोरेज ना भी हो मगर 3 चीज हो रहा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हो रहा है, तो हर एक चीज जो भौतिक दशाओं को माप सकता हो, और उसमें मगर मापना ही क्यों नहीं है, मापने के साथ उसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता हो, तो क्या आपका एक कंप्यूटर है। और कैसे कंप्यूटर, वो एनालॉग कंप्यूटर है। ओके सर, जैसे देखिए, दाब मापी, ताप मापी, लंबाई मापी इत्यादि, इन सबको माप कर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करता है। उनके परिणाम को बहुत जरूरी है कि जो भी रिजल्ट है उसको अंकों में प्रस्तुत करे, उसके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करे, करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो जो अंकों में प्रस्तुत करे वही एनालॉग कंप्यूटर। जैसे थर्मामीटर ने दिखाया 102 डिग्री बुखार, यस सर, तो घड़ी अंकों में दिखाता है आपको पूरा समय। स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है आपको अंकों में। भूकंप भी आपको भैया अंकों में दिखाता है कि कितना तीव्रता का भूकंप है। तापमापी थर्मामीटर आपको दिखाता है कितना डिग्री बुखार है। वोल्टमीटर दिखाता है कितना वोल्टेज है। तो हाँ सर, ये सब एक ऐसे मशीन है जो कि भौतिक राशि को माप रहे हैं, चाहे वो ताप हो, दाब हो, वोल्टेज हो, स्पीड हो, समय हो, सब भाई भौतिक चीजों को मेजरमेंट कर रहे हैं, और भैया साथ में वो उसके परिणाम को अंकों में दिखा रहे हैं। दुनिया को कोई भी ऐसा मशीन जो भौतिक राशि का माप करे और उसके परिणाम को अंकों में दिखाए, और उसमें 3 प्रक्रिया होता हो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, 4 प्रक्रिया मेजर होता हो, उसमें खासकर 3 होता हो, तो भैया आपका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे कि एक थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अच्छा सर, अब आप समझ गए बात को बहुत अच्छे से। आपके कार में जो स्पीडोमीटर लगा, बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा, जो दिखा देगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो, सब कंप्यूटर है ना, क्योंकि दूरी नाप रही है ना भैया, आपकी दूरी के हिसाब से स्पीड नाप रही है आपकी, यस, दूरी नाप रहे हैं। वो भी जो आपके भैया गाड़ी में लगा हुआ है नंबर, 2 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले, 16,232, 233, जो स्पीड नाप रहे हैं, स्पीड नापने वाला स्पीडोमीटर, दूरी नापने वाला भैया आपको जो है वो दूरी नापने वाला मीटर, वो सब चीज एनालॉग कंप्यूटर है। समझ आ गया बात? आइए अब इसी क्रम में आपको मैं एक काम करता हूं, एक बार पूरा लिस्ट दिखा देता हूं कि भैया कौन कौन सी इस दुनिया हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जो आती कि इसमें एनालॉग कंप्यूटर में आती हैं। लिस्ट ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। देखिए भैया, ताकि एनालॉग की कॉपी में सब पढ़ाते हैं सर। देख लीजिए बेटा, द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर आर एस्ट्रोलेब, ऑस्किलोस्कोप, टेलीविजन, ऑटो पायलट, टेलीफोन लाइन, स्पीडोमीटर। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर दिखा रहा है। और डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन है जो आपको भैया इस तरह से डिजिटली रूप में सब चीज शो करता है, डिजिटली रूप में। तो कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, आपको भी पेट्रोल वाला मशीन, एटीएम मशीन, आपको इस तरीके से जो टाइमर है, घड़ी है जिसमें इस तरह से मैप दिखा रहा है, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आप समझ गए कि जिसमें भी जो डाटा है वो डिजिटली रूप में दिखाई दे, डिजिटली रूप में आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा हो, डिजिट्स में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो सब डिजिटल कंप्यूटर है। क्लियर होगी बातें? ये भौतिक राशि कोई मैटर नहीं करता। आइए देख लिए, कंप्यूटर के 3 टाइप हैं, एनालॉग, डिजिटल और दोनों से मिला करके हाइब्रिड। यस सर। आइए ठीक, चलिए देख लीजिए 7 एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर में क्या क्या दिया है। पहला दिया है थर्मामीटर, दूसरा स्पीडोमीटर, तीसरा एनालॉग क्लॉक, एनालॉग वाली घड़ी, सिस्मोमीटर में भूकंप मापी, वोल्ट मीटर में वोल्टेज नापने वाला, फ्लाइट सिमुलेटर, टाइड प्रिडिक्टर जो तरंग को नापता है, कितना तरंग उठने वाला समुद्र में, सब क्या है, किसी न किसी तरह की भौतिक राशि को माप रहे हैं, तो सब क्या आपके एनालॉग कंप्यूटर है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आपके सामने एक बार हमें बड़ा करके भी दिखा देता हूं ताकि ये ना लगे कि सर तो अपना लिख दिए हैं तो पढ़ा रहे हैं बस वही। हम गूगल से मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ सर थर्मामीटर जो अपने आप मुंह में डालते हैं वो भी एक कंप्यूटर है, और वो है एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर जो गाड़ी का स्पीड नापता है सर, एनालॉग क्लॉक, एनालॉग वाला क्लॉक, एनालॉग घड़ी जिसमें कांटे होते हैं। सिस्मोमीटर में भूकंप मापी जो भूकंप नापता है। वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज नापता है। फ्लाइट आपका भी हो सिमुलेटर जो कि फ्लाइट का हाइट एल्टीट्यूड वगैरह नापता है। टाइड प्रिडिक्टर जो टाइड भी तरंगों, समुद्र में उठने तरंगों को नापता है। ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। ओके आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ सर। अब अगली बारी है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर की। सर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो आप जिसको आज तक आप जिसको भी कंप्यूटर समझते आए थे वो सब डिजिटल कंप्यूटर है। वो पीसी, मॉनिटर, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब भैया क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल है, जिसमें भी डिजिटली रूप से आपका सब काम हो रहा हो, है ना, वो सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वैसा जो भी काम हो रहा है वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे ये जब पढ़ना चालू करते हैं समझिए इसको ध्यान से। ठीक सर, डिजिटल कंप्यूटर यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। तो भैया डिजिटल कंप्यूटर ध्यान रखिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे चलेंगे। ऐसा कोई कंप्यूटर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो, यहाँ पे फिजिकल सिग्नल रहता है, इसमें भौतिक सिग्नल रहता है, फिजिकल सिग्नल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर। ठीक है, चलते हैं अंकों की गणना के लिए बाइनरी सिस्टम, और अंकों की गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम 0-1 का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बोला, मशीन आपका कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है, मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज किस पे बेस्ड है, 0-1 बाइनरी कोड पे। बाइनरी कोड का प्रयोग कौन करता है, डिजिटल कंप्यूटर करता है। इसलिए आप इसको ही आज तक कंप्यूटर समझते आए हैं। क्लियर कितनी बात? ठीक है सर। जैसे एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, है ना, टैबलेट, जितनी भी डिजिटल चीजें हैं। क्लियर होगी बातें? आपका डिजिटल फ्रिज है, वही सब चीज टच करें डिजिटली आपका फ्रिज पूरा काम कर रहा है। डिजिटली वॉशिंग मशीन, डिजिटल बर्तन धोने वाला मशीन, तो ये सब कंप्यूटर है। केवल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस को कंप्यूटर मत समझिएगा, जितनी चीजें डिजिटली आपके आसपास हैं, जो डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम करती हो, और उसमें भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज होता हो, वो सब क्या है आपका, है भैया वो भी डिजिटल कंप्यूटर। हमको बस लगता है कि नहीं नहीं, के लिए लैपटॉप है यही कंप्यूटर है, फिर टैबलेट यही कंप्यूटर है, ये भी आपका जो मॉनिटर है, पीसी है, सीपीयू है, कीबोर्ड माउस, यही कंप्यूटर नहीं दोस्त। डिजिटल कंप्यूटर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके आसपास है, जिसमें 4 चीजें होती हो,
इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज सब के सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। क्लियर हुई इस बात? चलिए आइए इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, लिस्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर देख लीजिए। क्या लिखा है, मॉडर्न स्मार्टफोन, तो जितने स्मार्टफोन हैं आपके मोबाइल वो भी कंप्यूटर ही है। क्लियर हुई इतनी इस बात? हाँ सर ठीक। IBM PC, द एप्पल मैकिंटोश, ये सब क्या आपके कंप्यूटर ही हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर यानी कि मॉनिटर वगैरह जो होता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सब क्या है आपके डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। हो गई इतनी बातें? ठीक, चलिए हाँ देख लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक, वेइंग मशीन, जो आपको वजन नापती है वो मशीन, वेइंग मशीन, जो आजकल डिजिटल वाला है ना, 120 हम पैर कांटा दिखाता है वो एनालॉग कंप्यूटर है, जो कांटा दिखाता है वो एनालॉग कंप्यूटर जिसमें ये नंबर्स दिखाता है वो है भैया डिजिटल कंप्यूटर, वजन नापने वाले में है ना। हाँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल्स, जो आपके ऑटोमोबाइल से स्मार्टफोन से सब क्या है, तो कैलकुलेटर हो जाए, डिजिटल क्लॉक हो जाए, वेइंग मशीन हो जाए, स्मार्टफोन हो जाए, सब पे सब क्या है एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर के। केवल आप मॉनिटर को ही कंप्यूटर मत समझिएगा। आइए और देख लीजिए 20 एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, सेल्फ स्कैनिंग सर्विसेज, QR कोड स्कैनर, सब चीजें किसमें डिजिटल कंप्यूटर में आ जाते हैं, है ना। तो सब उसी के एग्जाम्पल्स हैं। देख लीजिए एक बार आप एग्जांपल्स, ताकि आपको पता लगे ये सब डिजिटल कंप्यूटर है। तो ATM मशीन भी डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों, क्योंकि उसमें आप इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज सब कर सकते हैं। ये देखिए स्मार्टफोन्स डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM भी आपका क्या बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर है। बैंकिंग एंड फाइनेंस संभालने वाली चीजें, ऑटोमोबाइल्स जो है ये सब आपको क्या भैया डिजिटल कंप्यूटर है। सेल्फ स्कैन मशीन्स, ये सब जो QR कोड आप स्कैन वगैरह करते हैं, है ना, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक। ठीक, होम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे आप देखिए इस डिजिटल वाला चीज जिसमें हम डिजिटली काम कर रहे हैं, है ना, सब क्या हुआ आपका डिजिटल टेलीविजन, ठीक है, ये टेलीविजन डिजिटल टेलीविजन, ठीक है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये मगर एनालॉग है, जिसमें कांटा दिखा रहा है वो एनालॉग कंप्यूटर है, जिसमें नंबर दिखाएगा वो भी आपको डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल क्लॉक, चेक इन कियोस्क जो एयरपोर्ट पे करते हैं, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, है ना डिजिटल वाला, लॉजिक गेट्स, कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच, जिसमें भी आपको डिजिट में नंबर्स दिखा रहे हो, सब आपको वही है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग मशीन, सब के सब क्या है तो आपके डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। अच्छे से आप समझ गए होंगे। आइए हाँ सर, तो हम सब समझ गए सर कि एनालॉग कंप्यूटर क्या क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या क्या है। तो हमारे घर का वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सब सर डिजिटल कंप्यूटर है। हम तो क्लास तक मॉनिटर को ही, CPU को ही, माउस को ही, कीबोर्ड को इसको समझते कि कंप्यूटर होता है। नहीं, अब क्लियर हो गया कि भैया थर्मामीटर से लेके वॉशिंग मशीन तक कंप्यूटर है ना। हाँ सर, वेइंग मशीन, वजन नापने वाला मशीन भी कंप्यूटर है। घड़ी जो आपके घर में है एनालॉग, एक तो कंप्यूटर है, कांटा है तो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल दिखा रहा है डिजिटल कंप्यूटर है। और अभी तीसरा इसका कैटेगरी आता है टेक्नोलॉजी के आधार पर, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों में काम करेगा। कैसे काम करेगा तो आइए उसके ऊपर चलते हैं भैया हम लोग। आइए अब चौथा कंप्यूटर आप देख रहे हैं, तीसरा कंप्यूटर आप देख रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन है? ऐसा कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिश्रित रूप हो। मिश्रित रूप हो मतलब मिश्रित रूप कैसे सर? इसमें जो गणना और प्रोसेसिंग होती है, जितना प्रोसेसिंग वाला काम है वो डिजिटली रूप से होता है, जबकि इनपुट और आउटपुट वाला काम एनालॉग संकेतों पे होता है, एनालॉग संकेतों में होता है। तो समझिएगा बात को। मशीन 4 है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ऐसा कोई मशीन जिसमें इनपुट और आउटपुट आपका एनालॉग रूप में हो रहा है, किस रूप में? एनालॉग रूप में, एनालॉग रूप में। और जो प्रोसेस है भैया वो हो रहा है आपका किसमें रूप में? डिजिटल रूप में। क्या होगी बातें? तो क्या है आपका
क्या है वो है सर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या एग्जांपल? एग्जांपल सिंपल सा देख लीजिए। सर एग्जांपल है जैसे कि ईसीजी मशीन। सर कैसे सर? आइए मैं समझाता हूँ, पूरा देखिएगा आंखों से जो बताया हम चाची आपको। सर ये एक पेशेंट लेटा हुआ है, सर यहाँ पे एक ऐसा करके टेबल जैसा ऐसा मशीन लगा हुआ है, इसके बगल में सर एक ठो कागज का ऐसा रोल बना हुआ है जिसमें भी सर रिबन निकलेगा पूरा। सर यहाँ पे सर पूरा मीटर बना हुआ है, यहाँ से ऐसे बहुत सारे तार का सिस्टम निकले रहेगा जिसमें से एक तार इसके इस हाथ में चिपका देंगे, एक तार इसके इस पैर में चिपका देंगे, एक तार सर आपके यहाँ छाती में यहाँ पर, एक तार यहाँ सर छाती में यहाँ पर, एक तार सर यहाँ पर इस तरह, और एक तार यहाँ इस वाले पैर में, एक तार सर आपके इस वाले हाथ में चिपका देंगे। क्लियर होती है इस बात? हाँ सर, और एक तार यहाँ पर इधर ऊपर चिपका देंगे। इतना सारा तार निकला हुआ है। तो सर जो ये तार निकला हुआ पूरे शरीर में, उसमें जो मैकेनिकल यानी कि भौतिक चीजें हैं, आपके दिल का धड़कन, भौतिक चीज, धड़कना, धक 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 धक, आप धड़कन महसूस कर पाते हैं, छू पाते हैं, पकड़ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, भौतिक चीज हो गया। इसलिए इन चिपके हुए ट्यूब्स से, चिपके हुए ट्यूब्स से आप भौतिक सिग्नल इनपुट ले रहे हैं। तो आप इनपुट क्या ले रहे हैं? इनपुट क्या ले रहे हैं? एनालॉग सिग्नल, जो कि भौतिक संकेतों पे काम करता है। क्लियर हो गई इस बात? हाँ सर। अब ये सिग्नल जा रहे हैं इस डिजिटल मशीन पे, डिजिटल मशीन पे जा रहा है, और यहाँ भी इसमें दिखा रहेगा कैसे ग्राफ दिखाता रहेगा, टिटिक 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 ऐसे ग्राफ दिखाता रहेगा। तो डिजिटली रूप में भी इसको प्रोसेस कर रहा है। तो भाई प्रोसेसिंग किस में हो गया? डिजिटल रूप में। प्रोसेसिंग किस में हो गया? डिजिटल रूप में हो गया। अब इसे जो आउटपुट अब आपको देना, आपको आउटपुट दे रहा है, तो फिर एनालॉग रूप में। एनालॉग मतलब जिसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये भैया कागज यहाँ से प्रिंट होकर के भी निकले, इसमें सर ग्राफ बना रहेगा, टिक 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 टिक। फिर आपको भी आउटपुट मिल गया, कागजी रूप में मिल गया। तो देखिए इसमें इनपुट हुआ एनालॉग रूप में, आउटपुट मिला एनालॉग रूप में, जिसको छू पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। मगर प्रोसेस का काम हुआ डिजिटल रूप में। तो ऐसा कोई भी मशीन जिसमें एनालॉग कंप्यूटर का भी काम हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर का भी काम हो रहा है, ये मशीन कहलाता है एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू, एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि आपको इलेक्ट्रोकार्डियो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके कार्डियो माने हार्ट की ग्राफ बनाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो आपके कार्डियो यानी कि हार्ट की स्थिति का ग्राफ बनाए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है क्या, तो उसका हार्ट में ब्लॉकेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके कार्डियो यानी कि हार्ट का ग्राफ बनाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वाला मशीन। तो ईसीजी मशीन, डायलिसिस मशीन, जिससे भी आपकी किडनी का डायलिसिस किया जाता है शरीर में। अल्ट्रासोनोग्राफी, जो आपके पेट में बच्चे देखने प्रयोग करते हैं मशीन, जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, वो सब क्या हो गए? देखिए उसमें क्या होता है, उसमें भी आपका अल्ट्रासाउंड साउंड्स भेजे जा रहे हैं, साउंड्स वो सब फिजिकल चीजें है ना। हाँ सर, ये सब चीजें क्या हो गई? ये सब चीजें एनालॉग चीजें हैं। और देखिए रिप्रेजेंट करता है किसमें? आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में भी सिग्नल भेज रहे पेट में, अल्ट्रासाउंड, साउंड्स माने इनपुट सिग्नल्स, रिसीव हुआ टकरा करके आपको भी रिसीव हो जा रहा है उसमें, किसमें? इन आपका फिजिकल सिग्नल्स के रूप में। तो एनालॉग का रूप हो गया। और आपको जो पूरा टीवी में दिखाता है, यहाँ पे बच्चा है, ऐसा ऐसा डिजिटली आपको दिखाता है पूरे पेट में, कहाँ पे बच्चा है, कौन हाथ है, कौन पैर है ना। तो सब जो डिजिटली दिख रहा है टीवी में, उसका पूरा प्रोसेस कर रहा है डिजिटली रूप से। तो हो गया भैया डिजिटल कंप्यूटर का काम। तो एनालॉग का सिग्नल लिया, डिजिटल रूप से आपको दिखाया पेट में कहाँ बच्चा है, और फिर कागज निकाल कर दे दी कि ये लीजिए कागज लीजिए, ये लीजिए वीडियो लीजिए, ये कैसेट लीजिए, आपका बच्चा भाई ऐसा ऐसा है। तो आपको फिर आप मिल गया एनालॉग सिग्नल में। तो उसमें भी इनपुट और आउटपुट हो गया, एनालॉग में प्रोसेस हो गया, डिजिटल रूप में, इसलिए वो भी क्या हो गया? तो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन भी हो गया भाई हाइब्रिड कंप्यूटर, डायलिसिस मशीन भी हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, ईसीजी मशीन भी हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। और आईसीयू में आप देखें नॉर्मली कि बहुत सारे ट्यूब चिपके और एक मशीन अगर इसमें भैया नॉर्मल मूवी दिखाएगा, टिक टिक, जब ऊपर नीचे चल रहा है तो भाई लगेगा हाँ जिंदा जिंदे से, टूं सीधा जाकर लगेगा अरे आदमी तो मर गया यार। तो इंटेंस केयर यूनिट आईसीयू में जो मशीन्स होते हैं वो भैया किसमें है? हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। तो इसलिए देखिए जितने मेडिकल लाइन आपको दिख रहे हैं सब चीजें क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। तो जहां भी इनपुट लेता हो एनालॉग रूप में, आउटपुट देता हो एनालॉग रूप में, प्रोसेस करता हो डिजिटल रूप में, तो भाई सब क्या है? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल है। ठीक, तो इसलिए आपको अब याद रहेगा कि सर तकनीक या टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर के 3 हिस्से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और अब आप अच्छे से जान गए कि सर हमारे सर जो कैलकुलेटर हमारे यहाँ जो वो है, थर्मामीटर है, वो भी सर आपका एक एनालॉग कंप्यूटर है। हमारा जो कैलकुलेटर है वो भी सर आपका एक डिजिटल कंप्यूटर है। सर हमारे यहाँ जो मशीन्स है, ये सब चीजें हम देखते हैं वो सर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, साइज या आकार के आधार पर अब हम कंप्यूटर को पढ़ना चालू करते हैं। यह दूसरा कैटेगरी आई। तो फिर मैं बताया था साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में बांटेगा, माइक्रो, मिनी,
मेन फ्रेम, ठीक है, लास्ट में सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो हाँ सर, साइज के आधार पर हम 4 कंप्यूटर के हिस्से पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ना चालू करेंगे और समझेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये भैया आपके साइज के आधार पर कंप्यूटर के 4 वर्गीकरण। आइए चालू करते हैं इनको देखना। जब हम टेक्नोलॉजी को समझिए, अब साइज को समझते हैं। साइज के आधार पर जब बांटते हैं तो सबसे पहला जो सबसे छोटा साइज में हम लेते हैं, सबसे छोटा साइज माइक्रो, इससे बड़ा साइज मिनी, इससे बड़ा साइज मेन फ्रेम, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो साइज के आधार में आप समझ गए काम को। हाँ सर, अब देख लीजिए नॉर्मल चीजें। आइए इसको पढ़ के खत्म करते हैं अब। तो इस काल में तो यह बोलेगा अगर भैया इनके साइज के आधार पर इनको घटते बढ़ते क्रम में जमाइए, तो सबसे छोटा कौन, माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे सबसे बड़ा सुपर। तो साइज के आधार पर ऐसे बन गए हायरार्की। सबसे छोटा कौन, माइक्रो, फिर उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। क्योंकि क्या आपका भैया बढ़ते क्रम में, घटते क्रम उल्टा हो जाएगा, घटते में सबसे बड़ा सुपर, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर। यस सर, ठीक। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस काल में सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था। तो भाई जाहिर सी बात, आप जो घर में जो सीपीयू आप प्रयोग करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जब घर में प्रयोग करते हैं ये वाला ऐसा वाला कंप्यूटर, इसके सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लग गया था। और इसी माइक्रो प्रोसेसर के माइक्रो शब्द के कारण ही इसका नाम पड़ गया माइक्रो कंप्यूटर। तो अब आपको याद रहेगा कि माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली, देखते हैं ये क्लियर है कि नहीं आपको सब चीजें। हाँ सर, तो जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफी सस्ती हो गई, और सस्ती हो गई तो अब भाई हर कोई इसको खरीद सकता था, हर कोई खरीद सकता, तो हर घर के आदमी खरीदने, इसलिए घर घर पहुंच गया। तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज ने ही उसको बहुत सस्ता बना दिया, और सस्ता बनाया तो हर कोई खरीद पाया, और खरीद के भैया अपने घर ले आया। इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्यूटर, अब इतना बड़ा जो रूम इतना कंप्यूटर था, और उस माइक्रो प्रोसेसर के कारण आपके घर में आ जा रहा है। इसलिए पूरा क्या किया गया कि उतना बड़ा कंप्यूटर और चिप, एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर जैसे चिप पे आ गया। इसलिए भी माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं। तो पूछिए, आप सब बता देंगे आप, वे कंप्यूटर ऑन अ चिप किसे कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं कंप्यूटर ऑन अ चिप, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही पूरा कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर जैसे चिप पर आ गया। इनकी क्षमता लगभग कितनी होती है, इनकी क्षमता होती है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड, मतलब 1,00,000 गणनाएं कर सकता है वो 1 सेकंड में। अब बोले बाप रे, 1,00,000 गणना सर 1 सेकंड में, आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आगे बढ़िएगा, इसके बड़े बड़े कंप्यूटर उसको देखिएगा, क्षमता हिल जाएंगे आप। ये तो भाई माइक्रो कंप्यूटर 1,00,000 गणना 1 सेकंड में कर, 1 सेकंड में 1,00,000 गणना, महसूस कर पा रहे हैं? 1 सेकंड 1,00,000 गणना, इतने में 1,00,000 गणना हो गया। इतना फास्ट है माइक्रो कंप्यूटर। सोचिए इससे एडवांस जो पढ़ेंगे आप, तो सुपर कैसा काम करता है, सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है, कितना स्पीड काम करता होगा, यस सब समझेंगे। आइए ठीक है सर, अब विकास पे चलते हैं। भाई माइक्रो कंप्यूटर का विकास ध्यान रखिएगा, इसका विकास जो है 1970 के आसपास हुआ। क्लियर हो गई बातें? 1970 में आप क्या पढ़ते, 40, 50, 60, 70, मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई। 1970 के दशक में भैया आ गया कौन, माइक्रो कंप्यूटर। इस 1970 के दशक में आ गया, चौथी पीढ़ी के समय आ गया। और भाई किसकी निर्माण किसने चालू की, तो आईबीएम ने की, आईबीएम कंपनी ने इसका निर्माण चालू किया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम को फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, हाँ से इस कंपनी द्वारा किया गया। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास इन्होंने किया, आईबीएम कंपनी ने किया, 1970 के दशक में किया। क्यों कर पाया, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई, जिसकी वजह से भैया कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, और कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर ऑन अ चिप, एक चिप में आ गया। यस, इसकी क्षमता होती है 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड आते हैं। अब छोटा होने से, सस्ता होने से क्या हुआ कि घर घर आप इसका प्रयोग करने लग गए, ऑफिस में इसका प्रयोग करने लग गए, विद्यालय में इसका प्रयोग करने लग गए, मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग करने लग गए, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में इसका प्रयोग होने लग गया। इसके एग्जाम्पल है IBM, PS2, एप्पल मैक, डेस्कटॉप जो आप घर प्रयोग करते हैं, डेस्कटॉप डेस्क मैंने टेबल के ऊपर रख पाते हैं, इसलिए डेस्क के टॉप पर रहने वाला। पर्सनल कंप्यूटर PC, PC का हो गया पर्सनल कंप्यूटर। यस, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स में आ जाते हैं सारी चीजें, चाहे स्मार्ट वॉच हो जाए, चाहे मेरा मोबाइल हो जाए, चाहे घर का जितना डिजिटल इक्विपमेंट है, चाहे लैपटॉप हो जाए, चाहे पाम टॉप हो जाए, सब आ जाएंगे भैया इसमें, किसमें, आपके माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक, चलिए सर, तो माइक्रो कंप्यूटर जितने भी आप अपने नॉर्मल डेली यूजेस में यूज ला रहे हैं डिजिटली कंप्यूटर, सब के सब माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, आइए
आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बाद सर अगला बारी है मिनी कंप्यूटर का। इसमें से इनमें अब मिनी कंप्यूटर पढ़िए, इनमें थोड़ा सा इसका बड़ा लेवल होगा, ठीक है। बहुत सा इसमें आसान भाषा में समझाता हूँ। माइक्रो कंप्यूटर तो माइक्रो हो गया, और बहुत सारे माइक्रो मिला करके एक साथ काम करें तो क्या मिनी, ठीक। बहुत सारे माइक्रो मिला दे एक साथ काम कर तो क्या मिनी, बस इतना ही समझना है। तो इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भैया इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। हर एक माइक्रो कंप्यूटर के पास एक माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें सबको एक साथ आप ला दिए, इसलिए क्या हो गया, एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर का आपने एक साथ प्रयोग किया, और एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति तेज होती है भाई, जिसमें एक कंप्यूटर काम कर रहे थे उसमें चार चार जुड़ गए तो काम तेज होगा। ये मध्यम आकार के एक कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। जाहिर सी बात है, एक माइक्रो कंप्यूटर है तो एक मतलब 10,000 का, 4 है तो 40,000 का, इसलिए भैया ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, इनकी कीमत अधिक होगी, जाहिर सी बात है ना। हाँ सर। दूसरा, यह व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाई जाती है, कभी व्यक्तिगत प्रयोग नहीं लाई जाती है। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आपके इंसान के नॉर्मल यूज के लिए जो भी चीज आप प्रयोग करें, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, जो भी आपका क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर वगैरह, जो भी आप प्रयोग करें व्यक्तिगत यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, टैबलेट वैबलेट है ना, लैपटॉप सैपटॉप, जो भी आप पर्सनल यूज करते हैं, सब चीजें क्या है माइक्रो कंप्यूटर। और जो कोई आपके जो कोई संस्था प्रयोग करे, जैसे आप कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने गए, जैसे आप पहुंच गए बिग बाजार है ना, रिलायंस मार्केट, कहीं पहुंचे मॉल, तो देखते हैं वहां पे 3-4 बिलिंग काउंटर होता है, और हर एक काउंटर में एक जैसा कंप्यूटर लगा होता है। हाँ सर, तो क्या है वो अलग अलग माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ करके पूरा एक सिस्टम बना दिया, और एक सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है, रिलायंस के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो सब रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं, सब आपके बिग बाजार के लिए काम कर रहे हैं, सबके भैया विशाल मेगा मार्ट के लिए काम कर रहे हैं। यस, तो जितना बिलिंग काउंटर में जुड़ा जितना भी कंप्यूटर है, उस सब में देखिए, उस सारे कंप्यूटर में उन सारी जितने भी सामान हुआ है, सबका रेट सब कंप्यूटर में डाला हुआ है, तो सब एक ही सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो सारे कंप्यूटर ध्यान समझिएगा, जब बहुत सारे जब बहुत सारे जब बहुत सारे जब बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर भी आपस में जुड़े रहें, और एक मेन कंपनी के सर्वर से, क्योंकि मेन कंपनी का जो सर्वर है उसमें सब डाटा फीड है कि भाई किसका रेट कितना है, किस किस सामान का रेट कितना है, चाय का कितना, चाय पत्ती का कितना, चीनी का कितना, तेल का कितना। यस, और सब भैया उसका बिलिंग का ही बस काम हो रहा है, सब बस बिलिंग का ही काम हो रहा है, बिलिंग का ही काम हो रहा है, बिलिंग काम हो रहा है। तो एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर मिलकर के मिनी कंप्यूटर बनाते हैं, और सब एक मेन सर्वर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किससे, सर्वर कंप्यूटर से, जिसमें भी सारा डाटा यहाँ पे जमा होता है, और यहीं से ये सब अपने अपने में डाटा लेकर के आते हैं, अपने में सब डाटा लेकर के आते हैं, सब अपने में डाटा लेकर के आते हैं, ठीक है। कोई नया चीज आया उसका रेट कितना है, तो जैसे इसमें रेट सर्च करेंगे, ये यहाँ से रेट सर्च अपने पास ले आएगा। यस, तो हो गया भैया माइक्रो कंप्यूटर का सेटअप, माने मिनी कंप्यूटर का सेटअप। क्लियर हो गई बातें। तो एक से अधिक माइक्रो कंप्यूटर हैं, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हैं, माइक्रो कंप्यूटर से इसका रेट ज्यादा है। जैसे आप नॉर्मली कभी मॉल जाते हैं तो भाई बिलिंग काउंटर जो आप देखते हैं मॉल के स्तर पर, वो सब क्या हो जाएंगे, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, पूरा सेटअप क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। अब आपको क्लियर हो गया। अच्छा सर, बस इतना ही समझना था, पूरा समझा के आसान कर देंगे यार दोस्त। आइए, हाँ सर हो गया ये बात। तो व्यक्तिगत प्रयोग में लाई जा रही है, नहीं सर ये किसी संस्था के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, व्यक्तिगत यूज नहीं होता इसका, ठीक है। तो सर मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है। सर 10 से 30 क्या होता है, माइक्रो का स्पीड क्या था, 1 लाख गणना 1 सेकंड में, और इसका कितना बोल रहा है, 1 सेकंड पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ही कितना कर रहा है ये, मेगा इंस्ट्रक्शंस। मेगा मतलब भैया 10 से 30 मिलियन मान लीजिए अपन, एक मिलियन में 10 लाख, तो 1 करोड़ या 3 करोड़, 1 करोड़ से 3 करोड़ इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में कर लेता है ये। यस सर, चलिए उससे ज्यादा स्पीड है, हम ये समझ गए, ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिए भाई। इससे पहले जब माइक्रो कंप्यूटर उसका खोज हुआ था 1970 में, और इसका खोज हो गया था 1965 से 5 साल पहले। क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, 1970 इसको लिख दीजिए, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर से जुड़ के ही तो ये बन रहे हैं, इसलिए दोनों एक ही समय के आसपास होंगे, है ना। यस, इसलिए इसका भी 1965 या 1970 ध्यान रखेंगे। मगर इन माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ करके एक ऐसा मिनी कंप्यूटर का हम सेटअप बना सकते हैं। ये बात कहा, किसने बताया, डीईसी ने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन है। किसने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने बताया। इन सबको एक साथ जोड़ करके हम भैया इसको बड़े तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जिसको मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। यस, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखेंगे भैया यात्री आरक्षण में, है ना, टिकट विकट करवाने वाले काउंटर्स पे, बड़े कार्यालयों में, जैसे भाई आपके जो मॉल वॉल का बताया, बिलिंग विलिंग काउंटर है ना, ये सब सेक्टर में इसका काम कर सकते हैं। क्लियर हुई इस बात।
अनुसंधान छोटे मोटे रिसर्च वाले कंपनियों में हर एक अलग अलग कंप्यूटर भैया मेन सर्वर से जुड़ा है और सब भैया रिसर्च पे काम कर रहे हैं, अपना अपना डाटा फीड कर रहे हैं, एक दूसरे का डाटा का सब प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो HP 9000, RISC 6000 ये सब चीजें हो गए। इसका क्लियर हो गई इतनी बात? यस। तो इसका जो ये मेन सब वेराइटीज है, ये भाई इसका मेन सर्वर कंप्यूटर का ही था, जो मेन सर्वर था जो सबको भैया डाटा भेज रहा था, तो मेन सर्वर का बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर ये हो गया। ठीक, आइए हो गया मिनी कंप्यूटर। अब आते हैं मेन फ्रेम पर। मेन फ्रेम उससे थोड़ा और बड़ा काम करेगा, मेन फ्रेम उससे थोड़ा और बड़ा काम करेगा। कैसे करेगा देखिए, जैसे आपको नॉर्मल दिख रहा है सीपीयू, सीपीयू नहीं दोस्तों, ये पूरे रूम में अलमारी इतना बड़ा बड़ा लगा है, मगर ये एक अलमारी नहीं होगा, ऐसे 100-200 हजारों हजारों भैया क्या हम अलमारी जैसे सिस्टम पड़े रहते हैं। उसमें क्या होता है अभी आप बताऊंगा अभी आपको। अब आते हैं मेन फ्रेम पर, ध्यान सुनिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है सर? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो आकार में अत्यधिक बड़े होंगे ये, सिंपल सी बात। कंप्यूटर कार्य क्षमता व कीमत में भी मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कीमती होंगे ये, सिंपल सी बात है। इसमें सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होगा। इसको ध्यान रखना कि मेन फ्रेम में कितने बिट का वही माइक्रो प्रोसेसर उपयोग होता है, तो बोलेंगे 32 बिट या 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। कितना बिट? 32 बिट या 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग होता है। ठीक है सर। इस कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किसका? टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग। एक साथ बहुत सारा प्रोग्रामिंग का काम आप कर सकते हैं और टाइम शेयर कर सकते हैं, तो टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है मेन फ्रेम में। ये सब कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा तब समझेंगे, आप पहले पढ़ लीजिए इसको। इसका भी खोज भी उसी के आसपास हो रहा था, 1950 से 1970 के बीच हो चला, तो उससे पहले इसका खोज हो गया था। देखिए मेन फ्रेम का पहले तो भैया आकार बड़े ही थे, बड़े से छोटे होते हुए आ रहे थे, इसलिए सबसे एडवांस वाला सबसे बाद में आएगा ना। इसलिए देखिए ये हो गया 50 से 70 में, हो गया 65 में मिनी, माइक्रो हो गया भैया 70 में। ठीक है, हाँ सर, और बाद में आने लग गया, तो सबसे पहले आ गई ये 50-70 के बीच में, 65 में आ गया भैया आपका मिनी, और उसके बाद में 70 में कौन आ गया? माइक्रो। ठीक है सर। अब इसको देखिए कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ। तो इसका प्रयोग होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में, सरकारी विभाग में, जैसे कि रेलवे में, पूरी रेलवे के लिए, पूरी रक्षा डिफेंस क्षेत्र के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल है क्रे1, CDS साइबर, IBM 4381, यूनिवेक 1110, ये सब चीजें। अब आप ध्यान समझिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझाने जा रहा हूँ, इसको आप सुनेंगे और इससे क्वेश्चन बनता है। बताइए कि आप जब से आज तक फेसबुक यूज कर रहे होंगे, जितने साल से आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, जितने साल से आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, जितने साल से आप जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें आप कितने साल से अपना फोटो पोस्ट करते जा रहे हैं, पोस्ट करते जा रहे हैं, पोस्ट करते जा रहे हैं? इसका मतलब बहुत लंबे समय से सर। ध्यान समझिएगा मैं जो समझाने जा रहा हूँ सर। ये रहे आप, ठीक है, ये हमारा है पोपलू, हमारे भैया कौन है? हमारे पोपलू सेठ है ना, पोपलू सेठ। तो क्या इसका नाम पोपलू सेठ? हम जब भी आएंगे पोपलू सेठ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा के जाएंगे। तो पोपलू सेठ जो क्या करते हैं, वे मस्त अपने हाथ में से फोन रखते हैं और मस्त अपने ले लेते हैं, क्या खिचिक सेल्फी, भैया जी स्माइल, सेल्फी ले लेते हैं और फट से सेल्फी लेकर के भैया ये फेसबुक में अपलोड कर देते हैं, इंस्टाग्राम में अपलोड कर देते हैं। तो सोचिए ये इन्होंने भैया अपलोड कर दिया है, इन्होंने फोटो अपलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया अपने मोबाइल में अपना, कितना 10 साल से अपना अभी तक ये समझिए कि 10,000 फोटो अपलोड कर दिए हैं। 10,000 फोटो ये अपना अपलोड कर दिए हैं। तो भाई फेसबुक में आपको इनका 10,000 फोटो इनका कहाँ पड़ा हुआ है? फेसबुक में पड़ा हुआ है। और सोचिए आज से 10 साल पहले से डालना चालू किए थे और आज तक 10,000 फोटो डाल दिए, और आज 10 साल बाद भी जब अपना कोई फोटो निकालना चाहते हैं 10 साल पहले का, तो फोटो भी इनका डाउनलोड हो जाता है। इसका मतलब जब ये फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो ये जो फोटो है ये कहीं ना कहीं जाकर के भैया सेव हो रहा होगा ना, किसी न किसी मेमोरी में ये जगह तो घेर रहा होगा ना, क्योंकि आपके मेमोरी, आपके फोन की मेमोरी में तो जगह नहीं घेरता है वो, किसके मेमोरी में जगह घेर रहा होगा। ये जो फोटो आपका था भैया, फोटो, ये जो फोटो जो आपने अपलोड किया, ये सीधा चल जाता है उस कंपनी, अगर आप फेसबुक में डाले हैं तो फेसबुक कंपनी के पास, अब इंस्टाग्राम में तो इंस्टाग्राम कंपनी के पास, जिस भी कंपनी, गूगल फोटोज में डाले गूगल फोटोज के पास, गूगल फोटोज का उस कंपनी के पास चल जाता है। और कंपनी, सोचिए आप एक तो कस्टमर, ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग, कितने लोग कितने यूज करते हैं फेसबुक, कितने लोग इंस्टाग्राम, उतने सारे लोग अपना कितना कितना फोटो डालते हैं, वो सारा फोटो, सारा डाटा, नाम, नंबर, एड्रेस, पैट्रेस, दोस्त यार, जितना आपका डिटेल उसमें है मौजूद आपके फेसबुक आईडी में, वो सारा डिटेल भैया जा करके जमा होता है ऐसे ही बड़े बड़े पेटी वाले मेमोरी कार्ड में। पूरा पेटी बना है, समझिए मेमोरी कार्ड से भरा हुआ है, हार्ड डिस्क से भरा हुआ है, इसमें जाके जमा होता है। इसलिए 10 साल पहले जो आप फोटो डाल रहते हैं उसके बाद वापस भी डाउनलोड करते हैं तो वापस यहाँ से भी डाउनलोड होकर के आपके पास आ जाती है, वापस आपका डाउनलोड होकर के फोटो आ जाता है। फोन आपका खराब हो जाता है, फोन आपका फेंका जाता है, फिर से आप नया फोन लेते हैं, फिर से आप जीमेल डालते हैं,
फेसबुक पूरा फोटो रहता है आपके फेसबुक में। क्यों? क्योंकि वो यहाँ कंपनी के भैया सर्वर पे, कंपनी के भैया उस रूम में जमा रहता है, और कंपनी उसके लिए पूरा बहुत बड़ा सेटअप बना के रखती है, बहुत पैसा खर्च करती है, वहां पे आपका सारा डाटा रखती है। तो सोचिए, इसलिए आपको भैया आप रियल मायने में जितने फोटो अपने फोन में रखे हैं, जो आप बोलते हैं मेरा पर्सनल है, प्राइवेट है, किसी के पास नहीं है, सब बेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके गूगल फोटोज के पास मौजूद है, क्योंकि आप उसको एक्सेस दे के रखे हैं कि आप मेरे फोटो एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जो अलाउ करते हैं ना परमिशन, उसमें सब ये रहता है। आपको फोन में आप कोई फोटो खींचे या कैमरा के सामने भी आ रहे हैं, सब उनको पता रहता है। हाँ, बस वो यूज नहीं कर रहे हैं उसको गलत तरीके से। आपको आज के वर्तमान जीवन में कुछ भी चीज प्राइवेसी में नहीं है दोस्त। जो फोन अपने पास रखे हैं उनका कुछ भी चीज प्राइवेसी में नहीं है। क्लियर हुई बात है? इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं वही बटन वाला फोन यूज करते हैं, डिजिटल फोन यूज ही नहीं करते, स्मार्टफोन यूज ही नहीं करते, एनालॉग फोन यूज करते हैं। समझ में आ गई बात है? यस। इसीलिए तो आपको अगर लगता है कि मेरा जो पड़ा है वॉल्ट में पड़ा हुआ, हाइड करके पड़ा हुआ है, इस तरीके से रखा फोटो को, सारा पर्सनल फोटो भैया कंपनी के पास मौजूद है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? याद रखिए। आइए, क्योंकि आपके फोन में अगर गूगल फोटोज हैं तो आप जितने भी कैमरा से खींचते हैं वो सब कैमरा से खींचा हुआ हर एक फोटो गूगल फोटोज में ऑटोमेटिक अपलोड होता है, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। अगर आपके फोन में गूगल फोटोज है जो कि रहता है तो ऑटोमेटिक उसमें अपलोडेड है। ठीक, दिमाग लगाइए, तो आपको कुछ प्राइवेसी मौजूद नहीं है। अब बताइए, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग, इतना सारा डाटा, इतने सारे लोगों को इतना सारा फोटो, इतना सारा डाटा, इतना सारा नाम, नंबर, पता होता है, एड्रेस, दोस्त का लिस्ट, इतना सारा डाटा है तो बहुत सारा स्टोरेज लगेगा। इसलिए कंप्यूटरों में सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता किस कंप्यूटर की होती है? स्टोरेज क्षमता। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता कि कंप्यूटर में सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता, सर्वाधिक भैया डाटा स्टोर करने की क्षमता किसकी होती है, तो आप फट से सुपर कंप्यूटर मारते। तो जहां सर्वाधिक बोला सुपर कंप्यूटर मारो। नहीं, सर्वाधिक स्पीड बोलेगा तो सुपर कंप्यूटर मारो, सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। सोचिए, दुनिया में हमारे पूरे भारत में इतने सारे रेलवे की ट्रेन चल रही है, इतना सारा रेलवे का लाइन बिछा हुआ है, उन सारी ट्रेनों का जुड़ा से इतना सारा रिजर्वेशन करा रहे हैं, सारा डाटा, सारा कौन सा ट्रेन आ रहा है, कौन ट्रेन जा रहा है, कितना माल लोड हुआ, कितना नहीं हुआ, कौन सा स्टेशन कितना रुका नहीं रुका, पूरा रेलवे का डाटा भैया किसी एक जगह उसके दिल्ली की हेड ऑफिस में से बहुत सारे अलमारी वाली पेटियों के हार्ड डिस्क में जाके जमा हो रहा है डेली 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 डेली। तो पूरा रेलवे किसका उपयोग कर रहा है? पूरा रेलवे इसका उपयोग कर रहा है मेन फ्रेम का। पूरा डिफेंस सेक्टर आज तक का पूरा इतिहास रखा है मेन फ्रेम का। पूरी फेसबुक कंपनी मेन फ्रेम का, पूरा गूगल कंपनी मेन फ्रेम का, और सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं स्पीड के लिए, बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर उनके पास रहता है। और समझ में आया बात? इसलिए बोलेगा कि भाई सर्वाधिक डाटा स्टोर करने के लिए, सर्वाधिक डाटा संचित करने के लिए किस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर मार के आएंगे मेरे दोस्त। क्लियर कितनी इस बात? और सर्वाधिक स्पीड का जब बात गति का, तब लेना सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आइए। ठीक, चलिए अब आप अच्छे समझ गए हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लिया था। आइए अब हम चलते हैं लास्ट दोस्तों इसके सुपर कंप्यूटर वाले हिस्से पर। आइए एक झलक आपको दिखा भी तो दें कैसी दिखती है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देख लीजिए भाई, पेटियों से भरी हुई दुनिया। देख लीजिए, देखिए दोस्तों, देखिए लंबी लंबी अलमारियां जैसे दिख रही हैं। यस दोस्तों, कुछ और नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। देखा है मेन फ्रेम? देख लीजिए, इतने बड़े बड़े जो आपको लगे दिख रहे हैं, आपको लगे ऐसे में फेसबुक का जो सबकी पूरा बना हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसी पूरे भरी हुई अलमारी जैसी संरचना है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक हो गई बातें? चलिए नॉर्मल बिलिंग विलिंग के टाइम पे ऐसे टाइप का कंप्यूटर उपयोग होता है ना, पता नहीं इस टाइप का कोई कंप्यूटर जिसमें पूरा बिलिंग विलिंग करते रहते हैं उन लोग। यस, इस टाइप का रहता है पूरा। यस, सब ऐसे बहुत सारे सेटअप होते हैं, मेन सर्वर जुड़ते हैं मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स। ये बातें। चलिए चलिए चलते हैं भैया हम अपने अगले टॉपिक की ओर। मेन फ्रेम खत्म, अब चलते हैं हम अपने सुपर कंप्यूटर की ओर। सुपर कंप्यूटर से सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात,
इसको सुपर कंप्यूटर को जाना जाता है स्पीड के लिए कि बहुत ज्यादा स्पीड होती है सर इसकी। तो इसकी स्पीड को नापा किसमें जाता है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को हम नापते हैं, एक शब्द याद रखिएगा, फ्लॉप्स। सबसे पहला और सबसे फेमस क्वेश्चन, फ्लॉप्स इसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड आएगा, वहां वही इसमें भी आएगा, चिंता मत कीजिए। आइए अब चालू करते हैं पढ़ना। कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर होता है। इसमें क्या करते हैं, हजारों हजारों प्रोसेसर्स को पैरेलली एक साथ जोड़, समानांतर मतलब पैरेलली एक साथ जोड़ देते हैं। इसमें गणना संबंधी कार्य फ्रैक्शनल मतलब बहुत तेजी से गणना करते हैं, सबसे स्पीड होता है। इसकी गति की गणना फ्लॉप्स में की जाती है। आगे वही बात, इसकी गति गणना करते हैं, इसकी गति की गणना। तो सुपर कंप्यूटर की गति किसमें नापते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है बार बार। तो सुपर कंप्यूटर की गति नापते हैं हम लोग फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स में, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछा है तो बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स में उसकी गति मापी जाती है। इस कंप्यूटर के निर्माण में सिमोर क्रे, मतलब इसका विकास चलते हैं, कब विकास हो सुपर कंप्यूटर का, तो सुपर कंप्यूटर के निर्माण में सिमोर क्रे, नाम क्या है, सिमोर क्रे, इन्होंने जो इनके नाम पर भी कंपनी बनी थी, क्रे रिसर्च कंपनी, इसके मालिक थे सिमोर क्रे, जिनके मालिक थे क्रे रिसर्च कंपनी के। तो सिमोर क्रे को ही और क्रे रिसर्च कंपनी ने ही दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन विकसित किया था 1976 में। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, क्रे वन है। बना कब, 1976 में। बनाया किसने, क्रे रिसर्च कंपनी, जिसके मालिक थे सिमोर क्रे। इसलिए सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, सिमोर क्रे, सिमोर क्रे। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोर क्रे, सिमोर क्रे, सिमोर क्रे। क्योंकि इनकी कंपनी क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में विकसित किया था क्रे वन कंपनी, जो कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन बना 1976 में, क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया, सिमोर क्रे उसके मालिक। यस। और भारत के पास सुपर कंप्यूटर परम है, परम परम परम। इसका विकास किसने किया, तो परम बनाया था हमारे भारत के सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म, जो कि है कहां पर, भारत के पुणे में है। सीडेक कहां पर है, पुणे में, पूछा जाता है बार बार। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग फुल फॉर्म हो गया। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन में, अनुसंधान कार्य, रिसर्च कार्य में, वैज्ञानिक कार्य में, तकनीकी क्षेत्रों में। परम भारत का है, परम 10,000, क्रे वन, क्रे टू, ये सब भैया सुपर कंप्यूटर। इसके आपको इमेज यहाँ पे लग करके दिख रहा है, कितना बड़ा पूरा हॉल भरा हुआ है भैया सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर। इसमें हजारों प्रोसेसर्स को पैरेलली जोड़ दिया गया है, समानांतर क्रम में हजारों प्रोसेसर्स को जोड़ दिया गया है। ठीक, इसलिए हजारों प्रोसेसर जोड़ने के लिए हजारों हजारों पेटियां बनी हुई हैं। इसका बहुत बड़ी मेमोरी क्षमता होती है, ध्यान रखेंगे। आइए अब कुछ दिखाते हैं आपको दुनिया के। अब भाई इसकी सर, इसकी गति क्यों तेज होनी चाहिए। मान लीजिए आपको भैया सुनामी आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, उसको 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका हवा आ रहा है, जो भैया आकर टकराने वाला है उड़ीसा के घाट से, तो सुपर कंप्यूटर उससे तेज गणना करना चाहिए ना, ताकि उसके आ करके टकरा करके जितना चोट करेगा पहले सुपर कंप्यूटर बता देगा कि अरे अरे भैया जो उठा है बंगाल खाड़ी में चक्रवात, वो 10 मिनट में पहुंचने वाला है, 1 घंटे पहुंचने वाला है, 4 दिन बाद पहुंचने वाला है, उसका इतना इंपैक्ट रहेगा, इतना पानी इतना तेजी से उसका हवा टकराएगा, ये तोड़ देगा, उतना नुकसान पहुंचाएगा। सुपर कंप्यूटर सारा चीज का गणना फटाफट कर लेगा, तब तो भैया आपकी जान बचा पाएंगे आप। इसलिए इसकी स्पीड मैटर करती है, इसकी स्पीड को नापते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये इसके जनक है, कंप्यूटर के जनक है सिमोर क्रे। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे वन 1976। अब देखिए टॉप 10 सुपर कंप्यूटर, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो टॉप 10 सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे पहला नाम ध्यान रखिएगा, वो है दोस्तों आपके फ्रंटियर। तो दुनिया में सबसे पहला नाम है, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। उससे पहले था फुगाकू, जो कि जापान का था। लोग ये बातें, हाँ सर। उसको भी देखिए 5वें पे समिट है, जो कि ये भी समिट भी अमेरिका का था। पहले समिट था दमखम वाला, फिर इटली आ गया था, इटली का आ गया था लियोनार्डो, फिर फिनलैंड का आ गया था लूमी, उससे फुगाकू आ गया था जापान का, सबसे लास्ट में अभी आ गया सबसे फास्टेस्ट आ गया है कौन, फ्रंटियर। उसके बाद देखिए चाइना का कौन कौन है, तो पूछता है सनवे ताइहू लाइट चाइना का है, और कहा गया हमारे तिहान है चाइना का है। और 10 दुनिया के 10 सुपर कंप्यूटर में अकेले 5 सुपर कंप्यूटर अमेरिका के हैं, 1 2 3 4 और 5। फ्रंटियर, समिट, सियरा, फ्रंटियर, समिट, सियरा, परलम्यूटर और सेलेन, परलम्यूटर और सेलेन। तो 10 सुपर कंप्यूटर में अकेले 5 किसके हैं, चाइना के, 2 किसके हैं, सनवे ताइहू लाइट और तिहान है 2-1
वही चाइना के, तो 5 है अमेरिका के, 2 है चाइना के। क्लियर हो गई बात है। और टॉप 10 में भारत का रैंक नहीं आता। तो भारत का सर कितने नंबर पे आता है सुपर कंप्यूटर, आइए उसको बताते हैं कि भारत के सुपर कंप्यूटर आते हैं 111, 132, 249 नंबर पर। दुनिया में 111वें नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हमारे पास, 132 नंबर का, 249 नंबर का। 111 नंबर पे जो है उसका नाम है परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई। 132 पे जो है वो है प्रत्यूष। तो परम 111, प्रत्यूष 132 और मिहिर है 249। तो 111, 132 दो बोल क्या बनेंगे, 11, 132, 249, 11, 132, 249। परम प्रत्यूष और मिहिर, परम सिद्धि एआई प्रत्यूष और मिहिर, परम सिद्धि एआई प्रत्यूष और मिहिर। 111, 132, 249 याद रखिएगा रैंकिंग। 111, 132, 249 परम सिद्धि एआई हो गया आपका कौन भैया, प्रत्यूष और मिहिर। ठीक, साथ में देखिएगा भाई परम सिद्धि को किसने बनाया, तो परम सिद्धि को बनाया है सीडेक पुणे ने। परमपुरी सीरीज का निर्माण ही सीडेक कंपनी पुणे वाले ने की थी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछता है। कहाँ पर ये, पुणे कंपनी। प्रत्यूष को बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे ने। जिसको पुणे को ही कंपनी बनाई थी वो किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वाले ने बनाया प्रत्यूष को। और मिहिर को बनाया नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो उसको वेदर वाले ने बनाया मिहिर को, इसको ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने बनाया प्रत्युष को, इसको सीडेक ने बनाया परम को। क्लियर होगी इस बात। अब सर मेन मुद्दे की बात यह है कि सर दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है सर आपका फ्रंटियर। थोड़ा दर्शन तो करवा दीजिए, तो आइए आपको थोड़ा दर्शन करवा देते हैं दोस्तों फ्रंटियर का, है ना। आइए, ताकि ऐसा ना रहे कि भाई हम दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर देखे नहीं है और पूरा कंप्यूटर पढ़ लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं फ्रंटियर भैया का दर्शन करवा दें। फ्रंटियर, ठीक, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दिख रहा है। देखिए, दिसंबर 2023, फ्रंटियर इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इट इज बेस्ड ऑन द क्रे एक्स एंड इज द सक्सेसर टू समिट। देख, समिट का और एडवांस रूप है और क्रे कंपनी ने ही अभी इसमें भी अपना योगदान दिया है। OLCF4 फ्रंटियर अचीव्ड एंड। तो देखिए इसका दर्शन अच्छे से कर लीजिए। इसका फोटो ये रहा मेरे दोस्त। मैं इसके डाटा के साथ में ये वाला आपको दिखाना चाहूंगा। इसको ऐसे देख लीजिए पहले एक बार। हाँ, ये दोस्तों आपका फ्रंटियर कंप्यूटर का पूरा सेटअप देख लीजिए। फ्रंटियर देख रहे पूरा कैसे भरा हुआ है, पूरा ऐसा अलमारी और पूरा ऐसा अलमारी जैसा पूरा लगा हुआ है। यस सर, ये है फ्रंटियर। फ्रंटियर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट एक्सा स्केल कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला एक्सा स्केल है दोस्तों, एक्सा स्केल कंप्यूटर है ना, याद रखेंगे। जो कहते हैं द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। ठीक, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, क्रे कंपनी का योगदान है ओक रिड्ज नेशनल लेबोरेटरी में है। कहाँ पर है, तो ये सर आपका है ओक रिड्ज नेशनल लेबोरेटरी में। ओक रिड्ज नेशनल लेबोरेटरी में है। कहाँ पर भैया, तो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, बड़ा नहीं होगा, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का इसको प्रयोग कर रहा है। हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेस, इसका एचपी जो कंपनी है ना, एचपी कंपनी का लिखा है हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेस। तो AMDA इसका बनाया है और फ्रंटियर इसका नाम। क्लियर इस बात। चलिए, ये पूरा फ्रंटियर का पूरा टीम देखिए, फ्रंटियर का पूरा काम चलता है। ये रखिएगा दुनिया का पहला एक्सा फ्लॉप है ये। तो फ्लॉप्स होगा इसका फ्लोटिंग ऑफ पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड और सिस्टम का एक्सा, मतलब एक्सा स्पीड है। दुनिया का पहला एक्सा सुपर कंप्यूटर कौन है, तो फ्रंटियर। दुनिया सबसे पहला एक्सा बोल दे तो फ्रंटियर, दुनिया सबसे फास्टेस्ट बोले फ्रंटियर। यस, तो 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, और इसका डाटा पूछे तो बोलेंगे 1.1 एक्सा फ्लॉप्स इसका भी क्षमता है, इतना गणना कर सकता है एक बार में। 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, 1.1 एक्सा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, एक सेकंड में उतना गणना कर सकता है। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये। यस, चलिए दोस्त, क्लियर हो गई बात। यस, भारत का है 111, 132, 249 परम सिद्धि एआई प्रत्युष और मिहिर। चलिए, काम करते हैं यहाँ से इसका दूसरा पार्ट बना देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसका एक और पार्ट बना लेंगे। क्लियर हो गया, तो उसके बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इस यहाँ से लेकर के और भारत के सुपर कंप्यूटर का निर्माता कंपनी से लेकर के ये
पूरा ये चैट जीपीटी पूरे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर किसमें बांटते हैं, ये इससे जुड़े हुए जो कुछ शब्द हैं इनको, और फिर इसका दोस्तों हम इसको ये सब शब्दों को समझेंगे और कुछ कंप्यूटर क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। आज के क्वेश्चंस को हम इतना ही रहने देते हैं। क्लियर होगी बातें? फिर लास्ट में चालू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए हम एक ही टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं ना, कुछ तो आपको छूटने वाला है ही नहीं, इससे आपको खुद समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका यहाँ से भारतीय सुपर कंप्यूटर से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लग रही है आपको, कितना सीखने मिल रहा है, कितना आपने जाना है, क्या नया आपके ज्ञान की दुनिया में ऐड हुआ, सब कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।